इससे बुरे बुरे दौर भी भारत की धरती में देखे, उत्तर प्रदेश में भी देखे, देश में देखे। और ये वो हालात होते हैं जहां हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। ये वो हालात नहीं है कि हम लापरवाही करें, गैर जिम्मेदारी दिखाएं, गैर जिम्मेदार बन के काम करें। ये वो हालात नहीं है। जब बुरे हालात आते हैं, आप आगे बैठे हो तो कम से कम आगे बैठने का तो फर्ज अदा करो। अगर आगे बैठे हो तो देखने में तो अब हालात में देखो क्या हालात और आपके क्या हाल है। मैं यही समझा रहा था, दोहरे हालात। ये ऐसे हालात हैं, आप तो और आप और मैं तो इंसान है, लेकिन अगर चींटियों पे भी मुसीबत आ जाए तो चींटियां इकट्ठा हो जाती है, जिम्मेदार हो जाती है और उसका मुकाबला करती है। ये वो है जिनको हम पैरों से मसल देते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। जो आज हालात है कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देश की जो बहुत पुरानी पार्टी थी जिसने राज किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कह रहे थे, मैंने सुना कि भाई हो सकता है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव। उन्होंने ये भी कहा। इसमें बहुत सच्चाई है कि ऐसे हालात हो सकते हैं। तो क्या हम उन हालातों का मुकाबला सिर्फ नारा लगा के कर सकते हैं? क्या हम उन हालातों का मुकाबला माला पहना के या भाषण देके कर सकते हैं? देखिए, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो सेना लड़ती थी, जनता नहीं लड़ती थी। कौन लड़ता था? सेना लड़ती थी, सेनापति लड़ते थे। अब लोकतंत्र हर व्यक्ति लड़ाका है, हर व्यक्ति हिस्सेदार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से हर व्यक्ति जो बालिग है उसके पास वोट का हथियार है, और उस वोट के हथियार के जरिए वो चाहे तो किसी मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत मजबूत आवाज बना दे, और चाहे तो किसी बहुत ताकतवर आवाज को जमीन पे पटक दे। ये हालात फैसला लेने का हालात, ये हालात ऐसा हालात है। इन हालातों में जहां दो तरह की स्थिति है, एक इन हालातों से समझौता करके जो हो रहा है उसको होने दें और चुप होकर घर में डर के बैठ जाए, और एक इसी हालात में हम लोग समझदारी दिखा के एक नई ताकत का निर्माण कर लीजिए। दोनों रास्ते हमारे पास है। पहला रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है, वो चुना हुआ है, वो आपने नहीं, जनता ने, वो तो नेताओं ने चुन लिया है। बड़े बड़े नेता जिनके नाम के दिए जलते थे, आज वो ऐसे डर के बैठे हैं सीबीआई, इनकम टैक्स से, जैसे उनके पीछे उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो। तो ऐसे हालातों में हम करेंगे क्या? ऐसे हालातों में हमें मिलकर अपनी मजबूत ताकत बनानी। नगीना को इस तरह समझिए, नगीना बिजनौर और बिजनौर को इस तरह समझिए कि आप देश के किसी कोने में चले जाएं, किसी प्रदेश में चले जाएं, आपको बिजनौर का व्यक्ति वहां मिल जाए। और हमेशा इन्होंने ताकत का निर्माण किया, हालातों के खिलाफ जाके। भाई वो देखो लोग बैठे, आप कैसे क्या जिम्मेदार हो गए? पीछे हो जाओ, आप भी बेटा पीछे हो जाओ। बहने माए बैठी है बेचारी, इतनी देर से इंतजार कर रही है। तो बिजनौर को मैंने करीब से देखा। बिजनौर का आदमी, आप उत्तराखंड जाओ मिल जाएगा, हैदराबाद जाओ मिल जाएगा, आप हरियाणा जाओ मिल जाएगा, पंजाब जाओ मिल जाएगा, आप दिल्ली जाओ मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बिजनौर के लोग बिजनौर से छोड़कर क्यों चलेंगे? ये एक सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी कि बिजनौर ने हमेशा जब जब किसी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया और किसी ने, मजलूम ने, कमजोर ने ताकत बनने का प्रयास किया, बिजनौर के लोगों ने उनका साथ दिया, उनका साथ देकर उनको ताकतवर बनाया। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी भी जगह को जानने के लिए उसका इतिहास जानने की जरूरत है। आपने ऐसे दौर में यहां अपनी एकता के जरिए दलित, पिछड़े, मुसलमान, हक वंचित, न्याय पसंद लोगों ने समय समय पर ताकत का निर्माण किया। और मैं बड़ा खुश हूं कि भले ही मैंने बिजनौर की धरती पर जन्म नहीं लिया, बिजनौर के पड़ोसी जिले में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैं जब से नगीना में काम कर रहा हूं और आज मेरे साथ कुछ बहुत जिम्मेदार साथी हैं, मैं गवाही के तौर पे उनको खड़ा कर सकता हूं जो आपको ये बता सकते हैं कि नगीना के लोग क्या सोचते हैं। नगीना का दलित समाज ये सोच रहा है कि उन्होंने बहुत लोगों को मौका दिया। 3 बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ। पहली बार यशवीर सिंह जी जीते, दूसरी बार यशवंत सिंह जी जीते,
और तीसरी बार दिलीप सिंह जी जीते। तीनों एमपी आपकी वोट से ताकतवर हुए और काम उन्होंने वो किया जो उनके नेताओं ने उनसे कहा, या जो उन्हें उनके हिसाब से करना चाहिए। उन्होंने वोट आपका लिया, ताकत आपके लिए, और काम अपने हिसाब से किया, और जो कि आपके सामने है। आप तीनों के अगर एक एक पेज पे वो बना लो तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। दलित समाज में ये चिंता है कि जिस तरह संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अधिकार खत्म हो रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, तमाम तरह की मुसीबतें पैदा हो रही है, तो हमारी वोट, जिस वोट से हम लोग, हमारी जो ताकत है, हमारी जो वजूद है, हमारी जो पहचान है, वोट बचेगी नहीं बचेगी, उसके मन में डर है। जिस तरह सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर लोगों का शोषण हो रहा है, उसमें बहुत चिंता है। वो अपना काम कर रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, संविधान बचाओ आंदोलन कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, और वो लगातार मेरे जैसे नौजवान को भी मौका देने के लिए मेरे साथ मिलकर मेहनत कर रहा है। पूरे जिले में आप पता करके देखो। और मैं भी 100 से ज्यादा गांव में होकर आ गया। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यहां बैठा कोई भी शख्स इस बात की गवाही दे देगा जो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे अभी तक किसी गांव से एक सिंगल आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं है या हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति ने मुझे कहा। मैं आज का पूरा दिन आपको बता देता हूं। जब हम सुबह गए थे, पहला गांव कौन सा था? कश्मीरपुर गढ़ी। कश्मीरपुर गढ़ी के नौजवान एक तो यहां होंगे। कोई है कश्मीरपुर गढ़ी का? कश्मीरपुर गढ़ी का कोई है? कश्मीरपुर में हमारे साथ जितेंद्र थे। जितेंद्र राणा जी जाट समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं थे। फिर जिस दिन हमारे साथ शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी और कहा कि मिलकर हम चुनाव को लड़ेंगे। ईमानदारी से बताना जितेंद्र, आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं वो अलग वो है, लेकिन आप ये बताना क्या एक व्यक्ति सिंगल था जिसने कश्मीरपुर गढ़ी में कहा कि हम आपके साथ नहीं है? अभी सबसे पहली सभा माननीय चंद्रशेखर जी की कश्मीरपुर गढ़ी में हुई और दूसरी सेलापुर बंदौला गांव है उसमें हुई है। वहां जितने भी एससी समाज के हमारे भाई बंधु हैं, सब ने दोनों हाथ खड़े करके भाई जी को आशीर्वाद दिया और भाई साहब को लोकसभा नगीना लोकसभा से संसद भिजवाने के लिए कसम खा ली है। और ये गवाही है, क्यों गवाही? इसलिए कि गवाहियों की बहुत जरूरत पड़ती है। आप जाके खुद चेक कर लेंगे। जब आप इधर कश्मीरपुर गढ़ी से निकलोगे, आपको वहां के दीवारों पर लगे झंडे बता देंगे, आगे मंच पे बैठे हो उसमें रहो, उसमें रहो, वो गवाही मिल जाएगी आपको। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका कारण। उसके बाद हम गए थे आपके गांव में। सर, आपके गांव में क्या नाम? हताए जमरुद्दीन। हताए जमरुद्दीन में गए और वो मैक्सिमम गांव मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। 95% मुस्लिम समाज के लोग हैं। आपके यहाँ भी मैं मीटिंग करके आया, 2 घर छोड़ के। आपके यहाँ मेरे प्रति क्या प्यार है? हमारे गांव भी साथ है इसके। और बामनौला सैलमपुर में तो पिछड़े वर्ग के भी बहुत सारे, हमारे सैनी समाज के और समाज के लोग भी बहुत सारे। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि सबके मन में चिंता है कि क्या होगा भविष्य में। मैं मानता हूं कि आज भाजपा सत्ता में हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन उसको सत्ता से हटाने के लिए हमें मजबूत लोगों को सदन भेजना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो तीनों सांसद थे, इनमें 2 सांसद भाजपा से अलग पार्टियों के थे। अब अगर आप ऐसे लोगों को वोट देके आगे बढ़ाना चाहते हो, पहले सांसद साहब तो इतने गैर जिम्मेदार निकले कि उन्होंने रिजर्वेशन, प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल ही फाड़ दिया। जितने दलित समाज के लोग, कर्मचारी, अधिकारी बैठे हुए इस बात को जानते हो क्या किया उन्होंने। उनके इस काम से कितना बड़ा नुकसान हुआ दलित समाज का। सेम बहुत इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्यों मैं गलत कह रहा हूं कि आप बताओ, जो अगर कोई यहाँ पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी बैठा हो। राज्यसभा में उन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया जी। लोकसभा में कितना नुकसान हुआ उससे हमारा। लाखों लोग जो नौकरी लगते वो घर बैठ गए। ये उनकी वजह से हमें मिला। और अब जो है
इन्होंने 370 से लेकर हर जगह जाके भाजपा के समर्थन में वोट करी। बताओ करी या नहीं करी? कोई ऐसा मसला बता दो चाहे भाजपा के समर्थन में नहीं खड़े थे। आप बता दो कोई, इन्होंने अपने बाप भी तो वोट दी थी ना। 3 तलाक पे कहां खड़े थे आप बताओ? कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे भाजपा के साथ नहीं खड़े थे? तो मैं आपसे इस लड़ाई को लड़ने के लिए मदद मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि बाकी हमारे लोगों ने, मैं चाहता हूं, उन्होंने तय कर लिया कि इस बार वो पैसे वालों को छोड़ देंगे। एक मजलूम, एक कमजोर, एक गरीब अपने भाई को जो उनके लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो सीबीआई ईडी लड़ाई के नेता में जो गला पकड़ने की मशीन है ना, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, जो उससे डरता नहीं है, जिसको रोकने के लिए गोली चलानी पड़ती है, और मालिक की ऐसी रहमत है कुदरत किसके ऊपर कि 4 गोली लगने के बाद भी वो आदमी जिंदा है, वो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और अगर आपने भी हौसला बना लिया तो मैं लिख के देता हूं, ये लोकतंत्र, इसमें जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहे, मैंने फिर कहा, जनता जिसे चाहे ताकतवर बना दे, और जिसे चाहे, बहुत जिसका घमंड है तरफ पे हो, मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी हमारी ताकत जब ये बनेगी, यही ताकत आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घुटनों पे ला देगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी मानते कितने ये भी आप सुन लो, अगर आपको कोई गलत फहमी तो ये भी सुन लो। खतौली विधानसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में हारे, विधानसभा वाइज 2017 में हारे, 2019 में ये हारे, और 2022 में भी 16,500 से हारे। फिर इनको याद आई कि भाई ये खतौली रिक्त होगी, इसको जिताएगा कौन? ये इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मदद करा दो। फिर मैंने इनसे कहा चलो मदद कराएं। फिर हम कितने वोट से जीते? वो 22,500 से। आप चेक करवा लेना। 150 उपचुनाव में, और उपचुनाव कहते हैं सरकार का होता है, मुख्यमंत्री वहीं घूम रहे थे, करे वो इनके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहीं घूम रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष वहीं घूम रहे थे, और वहीं सेंटर के एक मिनिस्टर हैं संजीव बालियान जी, और उनके तमाम नेता लगे हुए थे, और वो सारे साधन संसाधन लगा रहे थे। तब भी हमने 16,500 वो बराबर किए, और 22,500 से हम जीते। उस दिन को आप चेक करवा लेंगे। हमारे लोग पहले मुझे चेक कर रहे थे कि आदमी हमें छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, ये आदमी डर तो जाएगा। अब उनका पैमाना जो है वो पूरा हो गया है। अब गरीब लोगों ने तय कर लिया कि वो चंद्रशेखर का साथ देंगे। मैं आपसे भी साथ मांगने के लिए आया कि आप मेरी मदद कराओगे इस लड़ाई में? तो एक हाथ उठाएगा वो आगे लड़ाई जितवाएगा। और जो भाजपा से डर रहा है वो कुछ मत उठाओ, वो गर्दन झुका लो, लेकिन याद रखना, ना तो बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग गर्दन झुका के इस संघ का जो विचारधारा से देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, धर्म जाति के आधार पर बंटवारा करके लोगों को, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना रही है। ये अडानी अंबानी को पालने पोसने वाले लोगों को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग, इनके अलावा कोई नहीं। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपने इतने नेता तैयार किए हैं, वो सारे एक तरफ, और आपका ये गरीब का बेटा चंद्रशेखर एक तरफ। किसी चीज में मुकाबला करवा लो। और अगर आप हथियार उठाओगे तो किसी जुल्म, अभी भी बहुत समय आप देखना, अगर किसी के साथ जुल्म होगा तो वो घर में पड़ के सोएंगे, और आपका चंद्रशेखर आजाद उससे जाके लड़ेगा मेरे साथ। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, इसलिए मैं गोली खा के भी बीच में खड़ा हूं। यहाँ कौन सी सुरक्षा आप बताओ मुझे? यहाँ भी तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे पता है हिम्मत, ताकत, इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी उसके हाथ में जिसने पैदा किया, इनके हाथ में नहीं। अगर इनके हाथ में होते तो मुझे सांस भी नहीं लेने देते लोग। ठीक है, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि एक इस लड़ाई में आप मेरी मदद कराओ। आपने 3 सांसद जिता दिए, आएगा कुछ आपके हिस्से में? कोई आपकी आवाज उठाता हो? कोई आपके भूखे पेट देखता हो? कोई पूछता हो कि आपके यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे? आपके यहाँ कोई भी समस्या हो, कोई आपको पूछने आता हो तो मुझे बताओ। किसानों के साथ किसान खेत में नहीं जा सकता है, आज गुलदार घूम रहा है, हमारा पशु घूम रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता है। फिर इन राजनीतिक लोगों को करोगे क्या? इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया, आपकी आबादी यहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की बहुत है, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है उनकी भी बहुत है। मिलजुल के एक बार इस लड़ाई में मेरी मदद कर दो, और फिर आप देखना इधर चुनाव परिणाम आएंगे, इधर आप ऐसा व्यक्ति तय करके भेजोगे जो नरेंद्र मोदी से आंख मिला के पूछेगा कि अब बता हर जुल्म का एक हिसाब करने के लिए आए होंगे।
देखो, ना तो ईडी रोक सकती, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना झूठे मुकदमे, ना जेल। कोई एक ऐसा मसला नहीं कोई बता सकता इन वर्गों का जिस लड़ाई में मेरी जरूरत हुई मैं हट गया हूं। चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती का मामला, चाहे एनआरसी का मामला, चाहे कोई और अन्याय, कोई ऐसी लड़ाई जो मैंने, चाहे पहलवानों का मामला, चाहे किसानों का आंदोलन, हर लड़ाई में मैं साथ खड़ा रहा। और किसी भी कमजोर पे कहीं आवाज उठती है तो सबसे पुलिस से पहले किसको याद करता है? वो किसको याद करता है बताओ? भीम आर्मी को। और वह कहता है भीम आर्मी वाले आ जाओ। देश में किसी पे अन्याय अत्याचारों क्या कहता है कि भीम आर्मी वाले आ जाओ। तो मैं आपसे मदद मांगने आया। और आखिरी मदद ये है, एक तो हमारा चुनाव निशान जान लो। अब ये है हमारा चुनाव निशान। क्या है ये केतली अलादीन के चिराग जैसी लगती है आपको? जब आप इसको ताकत दे दोगे तो इसमें तो चंद्रशेखर आजाद निकल के आएगा। ठीक है? और 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार मिलेगा। दूसरा, इसको पलटो चौधरी, इसको पलट दो भाई। ये लड़ाई उनकी मनी माफिया मीडिया के मुकाबले, उनका मुकाबला हम वैसे नहीं कर सकते हैं आपके सहयोग के बिना। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा वो कम से कम चाहे 1 रुपए का सहयोग करे, लेकिन हमारा सहयोग जरूर करे, जिससे कि हमारे अंदर हिम्मत बढ़े और हम डट से उनका मुकाबला करें। लड़ाई में, हर लड़ाई में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन सहयोग की लड़ाई में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, तभी हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके सहयोग से लड़ाई लड़ी जाए, इसलिए आप अपना योगदान यहां रख दो। चाहे आप 1 रुपए का सहयोग करें, लेकिन अपनी